हाँ जी, वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। शांत हो जाओ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 7। तो पिछली कक्षा में हमने 7.1 प्रश्नावली को पूरा कर लिया था, है ना। अब 7.1 से आगे पढ़ेंगे। तो 7.1 से आगे पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको कुछ शब्दों का मतलब समझना है। दिख रहा है भाई पीछे से बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ, किनको नहीं दिख रहा है? तो मैं नहीं दिख रहा है तो इधर उधर बैठो, फिर आगे आ जाओ, आगे जगह है। बोर्ड दिखना चाहिए, ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया अगर बैठने से पहले आप बैठते हैं ना उस टाइम देख लिया करो बोर्ड दिख रहा है या नहीं, है ना। देखो बातें नहीं, बैठ जाओ भाई। हाँ, 7 प्रश्नावली में 7.2 पढ़ेंगे। 7.2 से पहले कुछ शब्द हैं इस प्रश्नावली की, शब्दावली है, उनका समझ में आना जरूरी है, तभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ पाएंगे। देखो शब्दावली क्या है, वैसे आप सभी दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। एक शब्द होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य का मतलब समझते हैं। अंकित मूल्य जैसे कोई वस्तु खरीदने जाते हैं हम, तो उस वस्तु पर जितने रुपए लिख रहे होते हैं वही क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, है ना, तो इस मार्कर पर लिखा है MRP 50 रुपए। तो इस बात का अर्थ क्या हो गया? ये मार्कर का अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपए। आ रहा ना? MRP RS लिखा होता है किसी वस्तु पर, वह मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। कोई भी वस्तु खरीदने जाओ जिस पर लिखा होता है MRP इतने रुपए, वही उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है। ये बात मैं तुम्हें पहले इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चनों में लिखा आएगा अंकित मूल्य, तो बात आपके समझ में आनी चाहिए। अंकित मूल्य का मतलब कोई वस्तु पर जो रेट लिखा हुआ है वो अंकित मूल्य। जैसे मैंने बताया इस मार्कर पर लिखा हुआ है MRP 50 रुपए, तो इस बात का मतलब ये अंकित मूल्य 50 रुपए। मैंने खरीदा कितने में वो एक अलग बात है, लेकिन इस पर लिखा कितना है? 50 रुपए, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ, छपा हुआ, इस पर कितना मूल्य छपा है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक आपने शब्द सुना होगा क्रय मूल्य, सुना है ना, और एक सुना होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोले कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को सेल प्राइस, है ना। तो अंग्रेजी तो मेरी वैसे भी कमजोर है, आप हिंदी में ही समझो, हिंदी मीडियम की। क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब कितना होता है? खरीदना। यानी जितने रुपए में हम कोई वस्तु को खरीद रहे हैं वह उस वस्तु का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। जितने रुपए में हम खरीद पा रहे हैं किसी वस्तु को तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। और वहीं विक्रय का मतलब बेचना। हाँ, आप क्लास में ही जा रहे हो, बाहर नहीं आना चाहिए। सीधे बैठो पहले, और हंसना बंद किया करो, है ना। सीधे बैठो, पालतू मार के। हाँ, क्रय का मतलब होता है खरीदना। तो कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जा रही है वो इस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। और कोई वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है ये उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि इस मार्कर पर 50 रुपए लिख रहे हैं, तो ये 50 रुपए लिख रहे हैं ना, तो इस मार्कर का अंकित मूल्य कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। और मैं इस मार्कर को दुकानदार से 45 रुपए में लेके आया, है ना। तो 45 रुपए में लेके आया, तो 45 रुपए मेरे लिए इस मार्कर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 45 रुपए। कितना हो गया? 45।
दुकानदार ने ये मारकर मेरे को 45 रुपए में बेचा, तो दुकानदार के लिए 45 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। दुकानदार ने बेचा और मैंने, तो वही मूल्य मेरे लिए क्रय मूल्य बन जाएगा, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, अच्छा, ये भी बात समझते होंगे आप, लाभ और हानि, ये सब बातें आपके प्रश्नावली में आने वाली हैं। लाभ का मतलब प्रॉफिट और हानि का मतलब लॉस। तो समझते हैं लाभ कब होगा, कब होगा लाभ? जब हम कोई वस्तु कम रुपए में खरीद करके लेके आए और ज्यादा रुपए में बेच दें, तब वह क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरी बातों को ढंग से सुन लोगे तो आप शायद सूत्र आपको रटने नहीं पड़ेंगे, है ना? ढंग से सुन लेंगे तो सूत्र रटने नहीं पड़ेंगे, बात समझ में आ जाएगी कैसे होता है। अच्छा, मैंने बोला कि लाभ की बात कर रहे थे हम, प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो प्रॉफिट में अधिक कौन होगा? अधिक कौन होगा? यही गलती कर रहे हो। अरे लाभ कब होगा? सीधा सीधा सोचो। मान लो ये मारकर मैं 45 रुपए में खरीद करके लेके आया और मैंने 50 रुपए में बेच दिया, तो बताओ मेरे को फायदा हुआ ना? फायदा हुआ ना? तो लाभ कब हुआ? जब विक्रय मूल्य का मान अधिक है किससे? क्रय मूल्य से। किससे? क्रय मूल्य से। और यही बात मैं हानि में देखूं, किसमें देखें? हानि में। यदि हम बात हानि में देखेंगे तो हानि कब होगी सोच के देखो। जैसे मैंने कहा ये मारकर मैं 45 रुपए का लेकर के आया और बिच पाया 40 रुपए का ही, तुम तो 30 में लंबा घाटा करने के चक्कर में हो, है ना? हाँ, बात सही है आपकी। जैसे मैंने कहा ये मारकर मैं 45 रुपए में लेके आया और मैंने 40 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का लॉस हो गया ना, 5 रुपए का नुकसान हो गया ना, तो ये क्या हो गई? हानि। तो ध्यान ये रखना, हानि में किसका मूल्य ज्यादा होता है? क्रय मूल्य का। किसका मूल्य ज्यादा होता है? क्रय मूल्य का। अब देखना सूत्र कैसे लिखूंगा मैं यदि लाभ का सूत्र लिखूं, किसका सूत्र? लाभ का। तो देखो लाभ के सूत्र में मैं लाभ की पुनः बात करूं, पुनः वापस लौट के आओ। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान ज्यादा हो। कम में खरीद के लाए, ज्यादा में बेच दें, सीधी सीधी अपनी देसी भाषा में बात करें तो कम में खरीद के लाए, ज्यादा में बेच दें, तो हमें क्या हो जाएगा? लाभ। यानी कि विक्रय मूल्य का मान कैसा होगा? हमेशा ज्यादा। कैसा होगा? ज्यादा होगा। और गणित में मैंने तुमको एक बात बताई थी, हमेशा बड़े में से कौन घटाते हैं? छोटा। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में लाभ हो रहा है, तो बताओ बड़ा राशि, बड़ी राशि कौन सी है? कौन सी है? तो फिर मैं निश्चित रूप से क्या लिखूंगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लिखना नहीं है अभी, आपको केवल समझना है। बोलो, याद रह जाएगा। लाभ का सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आ रहा ना समझ में? लाभ का सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अच्छा, ऐसे ही आप मेरे को बता सकते हो हानि में क्या होगा? हानि में पहले ये बताओ, कौन हानि कब होगी? सोच के देखो। जब अधिक रुपए की कोई वस्तु खरीद करके लेके आए और कम में बेचते हैं, तो यहाँ अधिक कौन हो गया? क्रय मूल्य। कौन हो गया? तो हमेशा बड़े मान में से छोटा मान घटाते हैं, तो सूत्र क्या बन जाएगा बताओ मेरे को? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आएगी ना? अब आप कभी सूत्र भूल भी जाएं, वैसे तो शायद नहीं भूलेंगे, भूल भी जाएं तो कल्पना कीजिए लाभ कब होगा? मैं 100 रुपए की वस्तु खरीद करके लेके आऊं, 110 में बेच पाऊं, तभी तो लाभ होगा। बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य का मान अधिक होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगी? ज्यादा की खरीद लाए, कम की बेच पा रही है, यानी क्रय मूल्य का मान ज्यादा है, तो हमेशा ज्यादा में से कम को बढ़ाते हैं, क्रय मूल्य माइनस। ये बताओ, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है? क्लियर? अब यार लाभ के सूत्र
क्वेश्चन देखेंगे, हम हानि के क्वेश्चन देखेंगे तो ये बात आएंगी आपके हमारे सामने। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण सूत्र आता है भाई, लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन बनता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, है ना, और ऐसे ही आता है फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इनका भी मतलब समझना है, मतलब समझ में आ जाएगा तो याद जल्दी हो जाएगा और भूलोगे नहीं। हाँ प्लीज ये लिखना बंद करो, लिखने की अनुमति नहीं है अभी, जब कहा जाए सिर्फ तभी लिखेंगे। अभी आपको मैंने पहले ही बोल चुका था, सुनना है ढंग से, है ना। हाँ देखो, लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, दोनों बातें क्रय मूल्य के ऊपर निर्भर करती हैं। किसके ऊपर? भाई खरीद के लाएंगे, हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, ये दोनों बातें क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करती है, कितने रुपए में हम खरीद करके लेके आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण कौन है? क्रय मूल्य। तो देखो, लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखना है तो लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य। और प्रतिशत लगाने के लिए मैंने आपको बताया 100 का क्या कर देंगे? गुणा। तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही बताओ हानि प्रतिशत का सूत्र क्या बन जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बोलो याद रह जाएगा? याद रह जाएगा ना, है ना। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू निर्भर क्रय मूल्य के ऊपर करता है, इसीलिए ध्यान रखना दोनों जगह क्या आ रहा है। मैंने बताया परसेंट लगानी है तो 100 का क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत लिख रहे हैं तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बहुत धन्यवाद। लाट आए परेशान हो जाइए। हाँ बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? अभी भी लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए बताएंगे, पहले यार सुनते जा। लाइट का आनंद लो थोड़ी। हाँ जी, इतनी सी बात समझ में आई? अब देखो, दो बातें और समझो। अब एक आपने सुना होगा छूट, या इसको बोले हम बट्टा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ये तो सुना होगा। क्या होता है बताओ? हाँ, 10% डिस्काउंट दिया है, बिल्कुल ठीक वर्फना। हाँ, सही सही शब्दों में, सही सही मतलब में क्या अर्थ में, क्या अर्थ होता है इसका सही शब्दों में? बोलो। हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई वस्तु कम रुपए में मिल जाए हमें। जैसे मैंने आपको समझा रहा था मैं तब, कि मार्कर मान लो 50 रुपए लिखा है, इस मार्कर पर कितने रुपए लिखा है? 50 रुपए लिखा है, और मेरे को 45 में मिल जाए। दुकानदार ने बोला लो जाओ सर जी, आपको ये 45 रुपए में देते हैं। तो इस बात का मतलब 5 रुपए क्या मिल गया? डिस्काउंट, है ना। 5 रुपए, वो 5 रुपए डिस्काउंट मिला है ना, वो जितना रुपए डिस्काउंट मिलेगा उतना क्या हो जाएगा? कम। उतने रुपए क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऐसे कहा कि मार्कर पर 5 रुपए 10% डिस्काउंट मिलता है, तो 50 रुपए का है, 50 रुपए का 10% याद करोगे कितने हो जाएंगे? 5 रुपए। 5 रुपए कम में कितने रुपए में मिल गया? 45 का। तो इसी को डिस्काउंट को ही क्या बोलते हैं? बट्टा या फिर छूट बोले, है ना। हाँ तो अच्छा, बट्टा कैसे ज्ञात करें? कौन से रुपए में से घटा रहे थे? 50 में से, बिल्कुल सही। 50 में से घटा रहे से, और 50 रुपए जो था वो क्या था? अंकित मूल्य। क्या था? अंकित मूल्य। मैंने बोला ना, इस मार्कर पर कितने रुपए लिखे हैं? 50। तो 50 रुपए लिखे हैं ना, तो ये 50 क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। और मैं खरीद रहा हूं कितने में?
45 में, तो मेरे लिए 45 क्या हो जाएगा? 45 क्रय मूल्य। अरे खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा? और दुकानदार के लिए यही क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो बट्टा का सूत्र याद करेंगे हम। तो बट्टा का सूत्र कैसे लिख पाएंगे? अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बहुत अच्छा, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ में आया? हाँ, यहाँ विक्रय मूल्य, दुकानदार चाहे तो यहाँ विक्रय मूल्य भी लिख सकता है अपने लिए। विक्रय मूल्य भी हुआ, क्रय मूल्य कहें या विक्रय मूल्य कहें, बात तो एक ही है ना। हाँ, ये समझ में आया कैसे लिखा? जैसे मैं पुनः समझो एक बार। मैंने कहा इस मार्कर पर 50 रुपए लिख रहा है, 50 रुपए लिख रहा है, इस बात का मतलब हो गया इस मार्कर का अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपए। दुकानदार ने बोला कि सर आप इसे 45 रुपए में ले जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, 45 में ले लिया। 45 रुपए में लिया तो 45 रुपए मेरे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो बताओ कितने रुपए की छूट मिल गई? 5 रुपए की। तो क्या ज्ञात किया? 50 में से 45 घटाया ना, तो ऐसे ही अंकित मूल्य में से क्या घटाया? क्रय मूल्य घटाया। आया ना समझ में? हाँ, यदि मैं यही बात करूं बट्टा प्रतिशत, इसकी जैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत देखा, वैसे ही बट्टा, तो बट्टा किसके ऊपर निर्भर करेगा? अंकित मूल्य के ऊपर। तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा? बट्टा बटे अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा? बट्टा बटे अंकित मूल्य इंटू 100। बात समझ में आई ना? हाँ। अच्छा, एक होता है कर। कर समझते हो? कर को अंग्रेजी में कहें तो टैक्स। हाँ, कर कहें, टैक्स कहें, आजकल नया नाम चलता है जीएसटी। क्या चलता है? जीएसटी चलता है ना? तो हाँ, जीएसटी, तो जीएसटी कहें, कर कहें, टैक्स कहें, बात कैसी होगी? एक ही होगी ना। जीएसटी का मतलब कहें, कर का मतलब कहें, तो इसका मतलब एक ही होता है। हाँ, और जीएसटी भारत में कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2017 से। और पिछली साल आपके पेपर में 1 नंबर में यही पूछा गया था, जीएसटी कब से लागू हुई है? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। मैंने तो ये ऐसे ही बता दिया था, मुझे नहीं पता था पेपर में पूछ लेगा। मैं जीएसटी बता रहे थे, ऐसे ही आपको बता रहे हैं, ऐसे ही बता दिया था, ये जुलाई 2017 से चल रहा था सिस्टम। यही बात पेपर में पूछ लेगा। जिन बच्चों ने ढंग से सुन लिया था वो सही करके आए होंगे, और जो ढंग से सुनते नहीं है उनका गलत हो गया होगा, है ना? तो ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है आपके में 1 जुलाई 2017 से। होता क्या था भाई, पहले कई प्रकार के टैक्स होते थे। सेल टैक्स, ना जाने कितने प्रकार के टैक्स होते थे, और समझ में नहीं आता था ठीक ठाक से। तो भारत सरकार ने क्या किया, इन सभी टैक्सों को मिला करके एक ही टैक्स बना दिया, जीएसटी, है ना? वस्तु एवं सेवा कर। क्या बोलते हैं इसको? वस्तु एवं सेवा कर बोलेंगे हिंदी में शुद्ध अर्थ में। ठीक है, खैर तुम्हारा सब्जेक्ट ये नहीं है, तुम ये देखो कर या टैक्स या जीएसटी, है ना? अच्छा, कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है हमें वो रुपए अतिरिक्त देने होते हैं, एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने कहा इस मार्कर पर 50 रुपए लिखा है, ये इस बात का क्या हो गया? अंकित मूल्य। क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। और दुकानदार बोले कि आपको 5 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये तुम्हें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 50 रुपए लिखे, दुकानदार बोले आपको 55 रुपए देने पड़ेंगे, 55 में मिलेगा, लेना है या नहीं लेना है? बोले भाई 55 में क्यों 50 लगाए? कि 5 रुपए इसका टैक्स लगेगा।
तो जो टैक्स के रुपए होते हैं वो हमको ज्यादा देने होते हैं। हरी बात समझ में? टैक्स के रुपए क्या देने पड़ते हैं? ज्यादा। तो वहां क्रय मूल्य का मान क्या हो जाता है? अधिक। विक्रय और अंकित मूल्य का मान क्या हो जाता है? कम। या फिर मैं सीधा सीधा लिखूं, ये ऐसे करके, चलो यही लिख लेते हैं। कर का मान, कर के लिए अधिक कौन हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य। जैसे मैंने 55 रुपए में खरीदा और अंकित मूल्य कितने था? 50, तो कितने रुपए कर निकल के आएगा? 5 रुपए कर निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं ध्यान क्या रखना है, या फिर आप ऐसे ही कह सकते हैं क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य प्लस कर। कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये कर लग रहा है, तो अंकित मूल्य में से कर का मान क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, जो कर का मान जुड़ता है और छूट का मान कम होता है। कर का मान क्या होगा? जुड़ता है, और जो डिस्काउंट मिलता है वो रुपए कटते हैं। मैं कहूँ 100 रुपए की वस्तु है, आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितने का मिलेगा? 90 का। कितने का मिलेगा? 100 रुपए की वस्तु है, 10 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो कितने की मिल पाएगी? 110 की। तो ध्यान रखना, सीधी सीधी बात कि कर का मान जुड़ता है और छूट का मान या बट्टे का मान कटता है। आया ना समझ में? हाँ। अच्छा, एक शब्द और मिलेगा आपको, लिखा हुआ BAT, बीट। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, कर सहित राशि। क्या होता है? कर सहित राशि। प्रश्न मिलेगा कि एक पंखा कर सहित 5500 रुपए में खरीदा गया। कर सहित खरीदा गया, इसका मतलब क्या होगा? वो बेट बोलते हैं उसको, कर सहित राशि। तो 5% डिस्काउंट है, तो कर से पहले कितनी राशि होगी? अभी ऐसा प्रश्न करेंगे हम। तो कर सहित राशि होती है, उसको क्या बोलते हैं? बेट। क्या बोलते हैं? बेट। आया ना समझ में? आप फिलहाल ऐसा करो, ये 2 सूत्र लिख लो, ये यहां से यहां तक लिख लो, ऐसे लिखो। बधाई भाई मैं जितना हूँ। अच्छा, इधर देखो। हाँ, पता नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनेंगे भाई, बातें नहीं। एग्जाम्पल 2 में क्या कहा गया है? 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है, तो बट्टा तथा बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वो वस्तु थी, वो कितने रुपए की थी? 840 रुपए लिख रहे थे। पैकिंग के ऊपर कितने रुपए लिख रहे थे? 840। और दुकानदार कहता है तुम छोड़ो, 714 रुपए में ले जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ भाई, उसकी चोटी को कोई नहीं अच्छेगा, हाँ ना? क्यों ऐच रहे हो भाई? हाँ, ठीक ठीक ठीक। अगर आप प्रश्न पर वापस आओ, तुम्हारा ध्यान दूसरी जगह चला जाता है थोड़ी सी देर में ही, है ना? मैं कोशिश करता हूँ बार बार बोर्ड पर लाने की। हाँ, ध्यान दो। 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है। उस पर लिखा था 840 और हमें कितने में मिलेगी? 714। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो, है ना? कितने रुपए की छूट मिल गई और क्या % छूट मिल गई, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो, बट्टा का सूत्र मैंने अभी हाल बताया था। क्या लिखेंगे बताओ? अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा, ध्यान दो,
सबसे पहले प्रश्न में आपको जो दिया हो ना वो बात लिखना जरूरी है। अच्छा, क्या दिया है हमें? अंकित मूल्य, ऐसे करके क्या दिया है? अंकित मूल्य कितना भाई? 840 रुपए। और क्या दिया है? बेची जाती है ना, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना दिया है? 700। और क्या पूछा है? बट्टा। क्या पूछा है? ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी बट्टा पूछा है। और दूसरी बात क्या पूछी है? बट्टा। ये आदत बना लो, कोई भी प्रश्न कर रहे हैं तो उस प्रश्न में क्या क्या दिया है पहले लिखो चौरे में, है ना? क्या पूछा है उस बात को लिखो ताकि समझ में आ पाए हम क्या ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या ज्ञात करना है भाई? बट्टा। तो बट्टा ज्ञात करना है। तो अभी यार हमने चर्चा की थी कि बट्टा का सूत्र क्या बनेगा भाई? अंकित मूल्य माइनस, मैंने ये भी तो बोला है विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य है? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने समझाया। वही 45 रुपए। कौन से? मार्कर लेके आया, है ना? आप बार बार बोल रहे हैं सर मार्कर की तारीफ कर रहे हो, है ना? वही 45 रुपए मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया और दुकानदार ने बेचा, उनके लिए क्या हो गया? तो बात एक ही है ना? तो माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा, ध्यान दो, अंकित मूल्य कितने रुपए का है? और विक्रय मूल्य 714। घटा दो, कितना बचेगा? 126। तो इस बात का मतलब जो विक्रय मूल्य है, सॉरी बट्टा है, वो कितना आया? 126 आया। घटाना जानते हैं? घटा लेना। हाँ, भरोसा रखो, सही घटाया होगा। हाँ, भरोसा रखो। ठीक है, अच्छी बात है, आपको चेक करना वैसे। हाँ, अब आगे क्या पूछा है? बट्टा। तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र हमने बताया था, बट्टा बटे अंकित मूल्य। बट्टा बटे अंकित मूल्य इंटू सूत्र याद करने हैं। मैंने बताया, समझाया आपको कैसे याद हो कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दिया होगा, याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, और बार बार बोलेंगे प्रश्न में तो याद हो जाएंगे। अच्छा, बट्टा कितने रुपए का है भाई? 126। और अंकित मूल्य कितना है? 840 इंटू 100। इसमें दिख पा रहा है या नहीं? दिख रहा है अभी तो। हाँ, अब इसको क्या कर लेंगे? हल। तो भाई इसको हल कैसे करेंगे? 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है साहब। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? और 2 से ये 4 और 2 42 बार, ठीक है। अब कैसे काटे बताओ? 2 से, चलो ठीक है, समझते हैं ना? 2 से काटें तो 2 1, 2 से काटने का मतलब 2 से भाग देना है, कितना आ जाएगा? 6 और 3 और 1 की दिया 63। अब नीचे कुछ नहीं बचा, 5 ते 15। हाँ, ध्यान रखना, 100 का गुणा किया ना, इसके पीछे क्या लग जाएगा? परसेंट। तो नीचे की लाइन में लिखेंगे अतः 126 रुपए का बट्टा, 126 रुपए का बट्टा तथा 15% बट्टा प्रतिशत। कैसे लिखोगे? 126 रुपए का बट्टा तथा 15% बट्टा प्राप्त हुआ या मिला। अच्छा, ये बताओ समझ में आया ना? तो लिखो, समझ में आया है तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें।